एवरीवन, मैं इस लेक्चर में आपको सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई एंड अनदर्स 2022 की जजमेंट को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। अलॉन्ग विथ मैं आपको ये बताने का ट्राई करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस केस में अगेन इस्टेब्लिश किया कि बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस जजमेंट में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 की जजमेंट को रेफ़र किया, और अगेन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया कि वो इस जजमेंट की कंप्लीट गाइडलाइंस को फॉलो करें। वो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगी। अलॉन्ग विथ मैं आपको ये भी बताने का ट्राई करूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकमेंड किया है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो एक पर्सनल इनेक्टमेंट बनाए जिसमें कि वो एक कंप्लीट टाइमलाइंस दे कि कैसे बेल एप्लीकेशन को डिस्पोजल किया जाएगा। उस एक्ट की भी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बेल से रिगार्डिंग कि बेल की प्रोविज़न कहाँ कहाँ दी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिगार्डिंग क्या क्या प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि बेल कब पिक्चर में आता है। केस जब भी केस फाइल हो जाता है या एफआईआर जब फाइल होता है या कंप्लेंट, तो कब ये पिक्चर में आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 जो कि पर्सनल लिबर्टी की बात करती है, आर्टिकल 21 में बोला गया है किसी भी पर्सन को उसके राइट टू लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब जो वर्ड है एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उससे मेनका गांधी के केस के द्वारा उसे कंप्लीट बताया गया कि उसका मतलब क्या होता है। तो मेनका गांधी के केस के डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट हाँ मैं ये बताऊंगी कि मेनका गांधी के केस में फेयर एंड रीजनेबल की बात की गई थी। तो फेयर एंड रीजनेबल एक्यूज्ड को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि उसे फेयर एंड रीजनेबल चांस मिले केसेस में। इसीलिए जब भी एफआईआर और कंप्लेंट फाइल किया जाता है तो एक्यूज्ड की ये राइट होती है कि वो बेल सीक कर सकता है। तो मैं आती हूँ इसके स्टेजेस पे। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एफआईआर हुआ या कंप्लेंट केस हुआ तो कोर्ट इसमें डिसाइड करती है, पुलिस ऑफिसर वो तो एपरेंट ही पता चल जाता है जब भी एफआईआर जब भी लॉज की जाता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है देन सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी पिक्चर में आता है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाइड होना पड़ता है कि यहाँ पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल कंप्लेंट है एंड रीजनेबल सस्पिशन है कि हाँ इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट उस पर्सन को अरेस्ट करती है। बट इससे पहले पुलिस ऑफिसर के पास जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट होना चाहिए। सी पावर ऑफ अरेस्ट इज अनदर थिंग बट जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट इज अनदर थिंग। मीन्स पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करना, बट जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट भी उसके पास होना चाहिए कि वो जस्टिफाई करे अपनी अरेस्ट की पावर को। तो वो अपने जस्टिफिकेशन कैसे करता है अपनी पावर ऑफ अरेस्ट की? उसके पास देयर मस्ट बी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो उसे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि यहाँ पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, रीजनेबल सस्पिशन की बात की जा रही है एंड रीजनेबल कंप्लेंट की बात की जा रही है। देन पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करती है। ये सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है, जिससे कि पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाइड होना पड़ता है बिफोर द अरेस्ट। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसी चीज़ की बार बार पुलिस ऑफिसर फॉलो नहीं करते हैं और विदाउट सेटिस्फाइड की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल कंप्लेंट है, वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर बात आती है सेक्शन 41A। अगर पुलिस ऑफिसर को उस जो भी कंप्लेंट फाइल किया जाता है, जो भी कंप्लेंट उनके पास आता है या एफआईआर लॉज होता है, तो अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इस पर्सन की अरेस्ट की नीड नहीं है, तो वो तब पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, उसे एक अपीयरेंस ऑफ द नोटिस देते हैं कि आप इस डेट को आप अपीयर होंगे कोर्ट के सामने, आप पुलिस स्टेशन में आप अपीयर होंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पुलिस ऑफिसर को ऐसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे पहले उन्हें सेक्शन 41
और 41A कि जो भी मैंडेटरी प्रोविज़न है उसे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तब वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ पे। और यही गाइडलाइंस अरनेस्ट कुमार में भी दिया गया था, क्योंकि अरनेस्ट कुमार में क्या हुआ था, ये एक डॉरी डेथ की केसेस थी। और यहाँ पे क्या होता था, जब भी कोर्ट के पास ऐसी कोई भी डॉरी डेथ की केसेस जाती थी तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस ऑफिसर ऐसे ही उसकी फैमिली को और उसके रिलेटिव्स को अरेस्ट कर लेती थी। कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम लेकर आती थी केसेस, जो भी फीमेल होती थी, जो भी लेडी होती थी, वो कई बार ऐसे ही फैमिली वाले को उस केस में ड्रैग करती थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को बोला, इस कंप्लीट गाइडलाइंस को यहाँ पे फ्रेम किया कि ऑल दो जो सेक्शन 498A आईपीसी के जो प्रोविज़न है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट इससे पहले अरेस्ट से पहले कोर्ट को सेक्शन 41 और 41A की जो मैंडेटरी प्रोविज़न है उसे फॉलो करना पड़ेगा। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोली कि ये केवल डॉरी डेथ से रिलेटेड ही केसेस में अप्लाई नहीं होगा, मीन्स केवल 498A के प्रोविज़न पे ही अप्लाई नहीं होगा, ये अदर ऑफेंसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस उन पे भी अप्लाई होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने तभी अरनेस्ट कुमार की जजमेंट में एक गाइडलाइंस दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की थी कि जो सेक्शन 41 है, अरनेस्ट कुमार की जजमेंट में ये बात बोली थी कि जो सेक्शन 41 है उसमें जो भी चेकलिस्ट दिए गए हैं कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को पहले कोर्ट को सेटिस्फाइड, पुलिस ऑफिसर को ये सारी चेकलिस्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, देन वो किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे। फिर क्या इसमें कोर्ट ने ये बात बोली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस दी थी कि उसके बाद जब भी वो अरेस्ट करेंगे तो उस अरेस्ट में जो भी वो चेकलिस्ट सेक्शन 41 की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करेंगे, उसे वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट की नीड नहीं है तो विद इन 2 वीक्स में उस चीज़ को जो भी वो प्रिपेयर करेंगे, विद इन 2 वीक्स में वो किसे फॉरवर्ड करेंगे, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे उस कॉपी को कि हाँ इस पर्सन की अरेस्ट की नीड नहीं है। ये गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से जजमेंट में, अरनेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात बोला था कि जो सेक्शन 41A कि जो नॉन कंप्लाइंसेस अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जा रहा है तो उसे मजिस्ट्रेट के पास भी सबमिट किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को भी उस ड्यूरेशन में देखना पड़ेगा कि क्या पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 41 और 41A को फॉलो किया है। अगर नहीं किया है तो उस मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिए जाएंगे, इवन तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, मतलब उनके अगेंस्ट वो केस भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट भी और मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट भी। अगर दोनों स्टेजेस पे ना ही पुलिस ऑफिसर और ना ही मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होते हैं कौन से प्रोविजंस को, सेक्शन 41 और 41A की जो कंप्लीट गाइडलाइंस है उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन लिए जा सकते हैं। ये कोर्ट ने अरनेस्ट कुमार की जजमेंट में इस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बात भी बोली थी कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे नोटिस ऑफ द अपीयरेंस, मतलब उसे आना है पुलिस ऑफिसर के सामने विद इन 2 वीक्स में उसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा उस पर्सन को। ये एक कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पे अरनेस्ट कुमार की जजमेंट में दी गई थी। बट होता क्या है, आपने भी देखा होगा, प्रैक्टिकल में आप आइए तो देखिए कि कोई भी केस फाइल होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट सेटिस्फाइड कि हाँ, मतलब वहाँ पे उनके पास कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उनके अरेस्ट का कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल कंप्लेंट है एंड रीजनेबल सस्पिशन है, बस उस पर्सन को जाकर अरेस्ट कर लेते हैं। कोर्ट ने यहाँ पे कंप्लीट गाइडलाइंस अरनेस्ट कुमार की जजमेंट में ये दी थी, जिसे बार बार पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है। फिर अब बात आते हैं इस न्यू जजमेंट में, जो न्यू जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंप्लीट गाइडलाइंस दी है उसे बताने का मैं ट्राई करती हूँ। तो सबसे पहले बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस ये दिया, इसमें बहुत सारे प्रोविज़न को रेफ़र किया है, तो मैं इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बात बोली है कि जो सेपरेट बेल एप्लीकेशन है उसे नीड नहीं है फाइल करने की जब एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 88, 170, 204 एंड 209 ऑफ CRPC
इन सारे इन सारे प्रोविजंस के अंडर में जब भी मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड पर्सन को लाया जाता है तो यहाँ पे सेपरेट बेल एप्लीकेशन की नीड नहीं है, क्योंकि बार बार इतने सारे बेल एप्लीकेशन कोर्ट पे ऑलरेडी ओवर हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आधे ज़्यादा केसेस तो बेल के ही होते हैं कोर्ट के पास और पेंडिंग होते हैं। तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज़ स्टैब्लिश किया कि सेपरेट बेल एप्लीकेशन की नीड नहीं है फाइल करने की जब एक्यूज्ड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर किया जा रहा है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 88, 170, 204, 209 ऑफ CRPC। तो मैं आपको ट्राई करती हूँ बताने का कि 204 और 209 ये कब पिक्चर में आता है। जब कोई भी केस फाइल हो जाता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ऑफेंसेस है वो कोई चार्जशीट पुलिस ऑफिसर ने फाइल किया और उस ड्यूरेशन में मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये ऑफेंसेस एक्सक्लूसिवली किसके द्वारा ट्रायलेबल है? कोर्ट ऑफ द सेशन के द्वारा। देन पिक्चर में आता है सेक्शन 204 एंड 209। तो इस स्टेजेस पे भी एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन की नीड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताने का यहाँ पे ट्राई किया और ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया है। देन बात आती है सेक्शन 88 और 170। 170 की बात बताती हूँ कि ये 170 क्या है। 170 की प्रोसीजर तब आती है पिक्चर में जब पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो और सफिशिएंट एविडेंस है, तो पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज्ड पर्सन को क्या करती है? मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है। तब ये पिक्चर में आता है कौन सा सेक्शन? सेक्शन 170। ये कोर्ट ने यहाँ पे भी ये बात इस्टेब्लिश की कि यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि इन सारे स्टेजेस पे, कौन से स्टेजेस पे? सेक्शन 88, 170, 204, 209 इन सारे स्टेजेस पे एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन की नीड नहीं है। देन यहाँ पे सेक्शन 88 की बात, 88 की प्रोविज़न क्या होती है? पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले इस प्रोविज़न को आपको सेक्शन 87 को रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 87 और 88 साथ में इन दोनों प्रोविज़न्स को पढ़ा जाता है और आपको प्रोसीजर समझ में आएगा। सेक्शन 87 एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि ये पावर देता है मजिस्ट्रेट को कि वो चाहे तो या तो सबसे पहले वो इशू कर सकता है समन, फिर बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट। बट कोर्ट ने यहाँ पे एक कंप्लीट गाइडलाइंस दी इस केस को रेफर करते हुए इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2007 कि सबसे पहले कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करना पड़ेगा और रीजंस भी देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने नॉन वेलेबल वारंट इशू किया, क्योंकि कोर्ट को सबसे पहले समन इशू करना चाहिए, फिर वेलेबल वारंट इशू करना चाहिए, फिर नॉन वेलेबल वारंट इशू करना चाहिए। ये कोर्ट ने इसमें ये बताया, ये जो गाइडलाइंस जो दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें इस सेक्शंस को पूरे के पूरे एक्सप्लेन की गई है। एक बार ये आप खुद से गो थ्रू होइएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। देन आती हूँ मैं इसके सेकंड प्रोविजंस पे, जो सेकंड इसमें कोर्ट ने बताई है गाइडलाइंस जो दी है। कोर्ट ने ये बात बोला है, इस जजमेंट को रेफ़र किया है सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कोर्ट ने ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश की थी, उसी प्रिंसिपल को कोर्ट ने यहाँ पे अगेन बताने का ट्राई किया है और इस गाइडलाइंस को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सेपरेट बेल एप्लीकेशन की नीड नहीं है। कौन से स्टेजेस पे? 170 के स्टेजेस पे। अगर 170 के स्टेज चल रही है तो यहाँ पे सेपरेट बेल एप्लीकेशन की नीड नहीं है। कौन से जजमेंट को रेफ़र किया है कोर्ट ने? सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देन बात आती है, कोर्ट ने यहाँ पे और भी दिया है, तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। कोर्ट ने यहाँ पे एक अनदर और गाइडलाइंस दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे एक्सप्लेन करना नीडेड है यहाँ पे। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बेल से रिगार्डिंग प्रोविज़न अंडर सेक्शन 436 में दिया गया है। जो आप प्रोविज़न्स पढ़िएगा तो वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन ने ऑलरेडी अपनी जो भी पनिशमेंट उनको दी गई है उसका अगर उन्होंने 1/2 पनिशमेंट को ट्रायल में अगर एज अ प्रिजनर उन्होंने उस टाइम को निकाल दिया है तो उन्हें बेल दी जानी चाहिए। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 436। ये भी कोर्ट ने यहाँ बात की कि अंडर ट्रायल प्रिजनर की जो राइट है अंडर सेक्शन 436 उसे फॉलो किया जाना चाहिए। हाँ, और इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुना जाना चाहिए जब आप बेल दे रहे हैं अंडर सेक्शन 436 ऑफ CRPC।
देन कोर्ट ने अगेन यहाँ पे रेफ़र किया कि सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट को फॉलो की जानी चाहिए, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उन्हें कोई भी नीड नहीं है कि वो एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर लें। कौन से स्टेजेस पे? एट द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, ये बोला कोर्ट ने। देन कोर्ट ने ये बात की है कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है और अगर उसे उसे बेल दी जानी चाहिए, तो कोर्ट ने यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर जजमेंट को रेफ़र किया है। वो जजमेंट है भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इस जजमेंट को रेफ़र करते हुए कोर्ट ने ये बात की कि अंडर ट्रायल प्रिजनर को जब भी आप बेल दे रहे हैं और आप प्रोविज़न 440 को जो फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक बार इस जजमेंट को फॉलो करते हुए इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें कंप्लीट गाइडलाइंस दी गई थी कि कैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को कैसे बेल दी जानी चाहिए। उसकी कंप्लीट गाइडलाइंस दी गई थी कौन से केस में? भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, ये कोर्ट ने यहाँ पे बोली। देन बात आती है, कोर्ट ने यहाँ पे एक और गाइडलाइंस दिया, जो गाइडलाइंस है कि बेल एप्लीकेशन जो है विद इन 2 वीक्स में कोर्ट को डिस्पोज करना पड़ेगा, और एंटीसिपेटरी बेल को 6 वीक्स में, और एक्सेप्शन अगर है तो उस एक्सेप्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ एक्सटेंड किया जा सकता है जो 6 वीक्स का जो टर्म है। कौन से केसेस में? एंटीसिपेटरी बेल में। बट अगर कोई नॉर्मल रेगुलर बेल है तो उसको 2 वीक्स में डिस्पोज करना पड़ेगा। देन कोर्ट ने ये बात की है कि एफिडेविट फाइल करना है सारे स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो एफिडेविट फाइल करे विद इन 4 मंथ्स। किससे रिगार्डिंग? जो भी ये गाइडलाइंस दी गई इसके रिगार्डिंग अपनी आंसर देनी पड़ेगी, तभी ये इनेक्टमेंट आएगा ना एक सेपरेट बेल का, जो कि कोर्ट ने यहाँ पे बात की है। देन बाकी के प्रोविजंस तो यही सारे गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। और मैं एक और बात बोलने का ट्राई करूँगी कि अगर जब आप ये केस पढ़ रहे हैं, उससे रिगार्डिंग ये सारे प्रोविजंस को पढ़िए, क्योंकि बेल से रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविज़न हैं। आप जाकर देखिए कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के प्रोविज़न कहाँ पे दिए हुए हैं, वो अंडर सेक्शन 436 में दिया हुआ है। देन आप जाकर देखिए 440 में क्या दिया हुआ है, ये जो भी अवार्ड ऑफ बॉन्ड दिया जाता है और कैसे रिडक्शन की वहाँ पे बात की गई है। और भीम सिंह की जजमेंट को जाकर पढ़िए, उसमें जो कोर्ट ने पूरी एक कंप्लीट गाइडलाइंस दी थी। देन बात आती है यहाँ पे, आप इन सारे सेक्शंस को जाकर पढ़िए जो कोर्ट ने यहाँ पे बात बोली है कि सेपरेट बेल एप्लीकेशन की नीड नहीं है। कौन से स्टेजेस पे? अंडर सेक्शन 88, 170, 204 एंड 209 ऑफ CRPC, जब एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इस स्टेजेस पे सेपरेट बेल एप्लीकेशन की नीड नहीं है। इसे जाकर एक बार पढ़िए। देन इसके साथ साथ आप एक लैंडमार्क जजमेंट इसे पढ़िए, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस जजमेंट को जाकर पढ़िए कैसे कोर्ट ने यहाँ पे एक कंप्लीट गाइडलाइंस दी थी, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उन्हें एक्यूज को अरेस्ट नहीं करने की राइट है। किस स्टेजेस पे? जब वो केवल एक फ़ाइल करें चार्जशीट फाइल करने से पहले एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कौन? पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये कोर्ट ने कौन से जजमेंट में बात की थी? सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कोर्ट ने ये बात बोली कि इस जजमेंट का मैंडेटरी प्रोविज़न, इस जजमेंट, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो ये क्लियर है कि इसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने फिर से इस प्रिंसिपल को यहाँ पे रिट्रेट किया कि इसे फॉलो किया जाना चाहिए। इस चीज़ को देखिए। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट को देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक कंप्लीट गाइडलाइंस दी थी। इन सबको जो आप देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा बेल का प्रोविज़न समझ में आ जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कोर्ट कैसे पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को अफेम करती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है और एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसके प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश्ड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो इस्टेब्लिश्ड किया था, वो एक तरह से प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बेस पे किया था। और वो ये प्रोविज़न किस पे बेस्ड है? सबसे पहले ये कहाँ से निकला है? आर्टिकल 1 ऑफ यूनियन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहाँ से निकला हुआ है। तो इन सबको आप पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप इन सबको पढ़िएगा। तो मैं आपको बस ये बोलूँगी कि इस जजमेंट को आप कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस जजमेंट में आपको पूरा का पूरा बेल का प्रोविज़न समझ में आ जाएगा। एंड आई होप कि मैंने इस वीडियो के थ्रू सम हाउ कुछ वैल्यू ऐड किया हो।
थैंक यू वेरी मच।